साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार रमन आपका अपने YouTube चैनल रमन टीवी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जंगलों का राजा कहा जाता है, जिसकी जंगलों में हुकूमत चला करती थी। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वीरप्पन गोंड की, वो भी वीरप्पन गोंड की सच्ची कहानी। कहानी तो वीरप्पन गोंड की बहुत सारे लोगों ने सुनी है, लेकिन ये कहानी सच्ची है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सच बात बहुत कम लोगों को पता चलती है, उसको दबाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीरप्पन गोंड ने 17 वर्ष की उम्र में जंगलों में अपनी हुकूमत कायम कर वहां आसपास के मनवादी शासन प्रशासन में भय पैदा कर दिया था। श्रीनिवासन ब्राह्मण ने वीरप्पन की बहन को प्यार के झांसे में रखकर वह उसके साथ संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया, तो वीरप्पन गोंड ने श्रीनिवासन की हत्या कर और टुकड़े टुकड़े कर मछली को खिला दिया था। वीरप्पन गोंडर के प्रभाव के कारण ही वहाँ के आदिवासियों को अत्याचार, बलात्कार, हत्या व शोषण से मुक्ति मिल गई थी और उन्हें मजदूरी का पूरा पैसा मिलने लगा था, जो मनुवादी शासन प्रशासन को मंजूर नहीं था कि आदिवासियों की आर्थिक हालत में फायदा हो। फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण करने के बाद वीरप्पन गोंड ने सरकार के सामने राज्य की 10 प्रमुख समस्याएं रखी और मांगे पूरा करने का अल्टीमेटम दिया। मांगे निम्नलिखित थी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये मांगे आपको ध्यान से सुननी है और ये देखना है क्या ये मांगे उसकी गलत थी या सही थी, और आपको ये कमेंट में बताना है। तो पहली मांग थी उसकी, कावेरी पानी का विवाद जब तक हल नहीं होता तब तक कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के लिए प्रति माह 250 टीएमसी पानी दे। दूसरी नंबर की मांग थी, सन 1991 में भड़के कावेरी पानी विवाद में जो तमिल पुलिस फायरिंग में मारे गए थे उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। नंबर 3, स्पेशल टास्क फोर्स की ज्यादतियों की जांच करने वाले सदस्य आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ज्यादतियों से पीड़ित आदिवासियों को प्रति व्यक्ति 10 से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 4, टाडा के तहत बंद 51 आदिवासियों कैदी को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि पुलिस ने अपनी नाकामी की वजह से निर्दोष आदिवासियों को टाडा के तहत बंद कर दिया था। 5 पुलिस जातियों मारे गए 9 अनुसूचित व जनजाति के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। नंबर 6, नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय पत्ती तोड़ने वाले मजदूरों को प्रति 1 किलोग्राम चाय पत्ती 15 रुपये दिए जाएं, यानी 1 किलोग्राम पे 15 रुपये दिए जाएं। नंबर 7, तमिल कवि और समाज सुधारक थिरुवेलुर की प्रतिमा बंगलौर में लगाई जाए। तमिल नेशनल लिबरेशन आर्मी के तमिलनाडु जेल में बंद 5 लोगों को रिहा किया जाए। कर्नाटक सरकार तमिल भाषा को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दे। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। नंबर 10। नंबर 10 तक ही मांगे उसकी थी। दोस्तों, अब इसके आगे की बताता हूँ मैं आपको। आदिवासी वीरप्पन गोंड को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, मगर 150 बेकसूर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के हत्यारों रणवीर सेना व उसके मुखिया पर मनवादी सरकार व मीडिया ने कभी भी हाय तौबा नहीं मचाई, जबकि वीरप्पन गोंड ने किसी आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की जो मनवादी उन्हें पकड़ने व मारने आए थे, और उन मनवादियों की हत्या की जो हत्यारे व बलात्कारी थे। अम्बेडकर मिशन पत्रिका के मुताबिक वीरप्पन गोंड एक वीर मिलवासी महायोद्धा था और आदिवासियों में बहुत लोकप्रियता थी। महानारी फूलन देवी ने 22 ठाकुर मनवादियों की हत्या कर अपने बलात्कार का बदला लिया, और वहीं वीरप्पन गोंड ने आदिवासी समुदाय की बेहतर सुरक्षा, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। वहीं भारतीय मनवादी मीडिया ने फूलन बाई को दक्षिण सुंदरी व वीरप्पन गोंड को चंदन तस्कर घोषित कर वंचित समाज के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया था। आदिवासी राजा प्रवीर चंद्र गोंड व अन्य 262 आदिवासी राजाओं का भारत में विलय के दौरान क्या हश्र हुआ,
यह कोई नहीं जानता। जिस सादगी से वीरप्पन गोंड की विधवा पत्नी व 2 मासूम लड़कियां फटे हाल जिंदगी जी रही हैं, उन्हें देखकर क्या आप यकीन करेंगे कि उसने करोड़ रुपए की कमाई की होगी? यह स्थिति आदिवासी महाक्रांतिकारी बिरसा मुंडा के परिवार की भी है। मगर अधिकांश वंचित समाज या तो उन्हें जानता नहीं और ना ही कभी उन्हें जानने और समझने की कोशिश की कि तमिल समुदाय आदिवासी हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी स्थित अस्पताल में वीरप्पन की लाश को देखने आए ग्रामीणों ने एसटीएफ से वीरप्पन की हत्या किए जाने पर बेहद आक्रोश जताया था। 62 साल के वेंकटेमल को लगता है कि उसने अपना बेटा खो दिया है। पुलिस ने वीरप्पन के रिश्तेदारों को धमकी देते हुए उसी रात को चारों लाशों को जलाने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ जल्दबाजी में 3 लाशें जलाने में कामयाब हो गई। मगर मानवाधिकार संस्थाओं के पदाधिकारी व वीरप्पन की पत्नी मुथु लक्ष्मी, भाई मदयन व आदिवासियों के विरोध के कारण वीरप्पन की लाश को दफनाया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने आखिरी संस्कार करने की अनुमति नहीं दी। मैयत के रिश्तेदारों व डॉक्टरों से हासिल जानकारी के मुताबिक वीरप्पन के हाथ पैर कुचले गए थे तथा उसका लिंग मनुस्मृति के नियम के अनुसार काटा गया था। वीरप्पन की हथेलियां जली हुई पाई गई थीं। उसके कूल्हे की हड्डी चूर चूर पाई गई। गर्दन पर सुइयां चुभोने के अनगिनत निशान थे, मगर रिश्तेदार यह बात किसी को उजागर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जयललिता सरकार एसटीएफ के हाथों उनका फर्जी एनकाउंटर कर उन्हें वीरप्पन का साथी घोषित न कर दे। दीगर सूत्रों से इकट्ठा की गई जानकारी के मुताबिक वीरप्पन को उनके मुखबिर हुए साथियों ने वीरप्पन को धोखे से बेहोश की दवा दी थी और एसटीएफ के मनुवादी अधिकारियों ने वीरप्पन को गिरफ्तार कर बुरी तरह से यातनाएं देकर मार दिया गया था। एसटीएफ के एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ी गई थी। बेंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार के पत्रकारों व जांच अधिकारियों को खुलेआम धमकाते हुए कहा कि हम सच्चाई की खोज करने वाली टीमों से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं। ब्राह्मणवादी अखबार दीनार माला में झूठे नामों से धमकियां दी गई कि अगर उन्होंने सच्चाई की खोज करना जारी रखा तो उन्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। मरने वालों के रिश्तेदारों को धमकियां दी गई कि वे सच्चाई की खोज करने वाली टीमों को कुछ नहीं बताएं। हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद ही रिश्तेदारों को वीरप्पन गोंडर व अन्य मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। एसटीएफ के अधिकारियों ने जांच एजेंसियों को एम्बुलेंस, घटनास्थल व सबूतों का मौका मुआयना नहीं करने दिया गया। मानवाधिकार आयोग की प्रार्थना शासन प्रशासन ने ठुकरा दी। एसटीएफ ने पूरे जंगल को ही यातना शिविर में बदल दिया गया। एडवोकेट तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता मान बाला मुरुगन ने अपनी किताब सोलागार डोडी में क्रूर यातनाओं की तस्वीर छापी और बताया है कि एसटीएफ किसी भी आदिवासी को पकड़कर क्रूर यातनाएं देकर मार डालती है और एनकाउंटर में मरा हुआ घोषित कर देती है। यातनाएं देने का विवरण बहुत डरावना है, जिसमें युवतियों से बलात्कार, युवक युवतियों के अंग भंग करना, यौन अत्याचार, हत्या, विभिन्न भीषण यातनाओं आदि शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने सदाशिव आयोग की जांच बंद करवा दी है, क्योंकि कर्नाटक केंद्र सरकार व शासन प्रशासन पर मनुवादी ब्राह्मणों की व्यवस्था कायम है। उपरोक्त हालत कश्मीर से कन्याकुमारी और असम, पूर्वी, दक्षिण, उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों के आदिवासी व अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ आज भी कायम है। मनुवादी आतंकवाद आज शहरों व नगरों में विभिन्न संस्थाओं, संगठन, संघ व सेना बनकर आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में शासन प्रशासन, कानून, मीडिया व सेना में मनुवादियों का वर्चस्व है और अधिकांश वंचित समाज उनकी बंदर सेना, वोट बैंक व अंगरक्षक बनी हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कश्मीर में अधिकांश ओबीसी, अनुसूचित जाति व आदिवासी समाज के लोग हैं, जो मनुवादी ब्राह्मणों के अत्याचार, शोषण, अन्य हत्या व बलात्कार के पीड़ित होकर मुसलमान बन गए हैं, जबकि मनुवादी ब्राह्मण वहाँ आज भी शासन प्रशासन में घुसपैठ किए हुए हैं। पूरी पश्चिम, दक्षिण व उत्तरी भारत में आदिवासियों को आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, माओवादी के नाम पर आपसा कानून के तहत मारा जा रहा है और समस्त भारत में आदिवासी व अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से शोषण, हत्या, बलात्कार कर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या हम शहर में आकर सुरक्षित हो गए हैं? यह आपका भ्रम मात्र है, क्योंकि शहर, कस्बों व गाँव में भी किसी न किसी रूप में मनुवादी व्यवस्था आपका व आपके बच्चों का सामाजिक, धार्मिक, मानसिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से शोषण कर रही है।
तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।